आखिर बहू की ऐसी हालत हो कैसे गई। बहू, क्या तुम वॉशिंग मशीन लगाने जा रही हो? कलावती जी ने अर्चना को कपड़े का टब हाथ में पकड़े हुए देखकर कहा। हाँ मम्मी जी, अर्चना ने ड्राइंग रूम की बेडशीट उठाते हुए कहा। अच्छा, तो मेरे कमरे की चादर और मेरी कल की पहनी हुई साड़ी भी ले लेना। कलावती ने टीवी देखते देखते ही कहा। भाभी, हमारी 2-3 ड्रेसेस भी हैं, वह भी ले लेना। ननद श्रेया ने बेफिक्री से मोबाइल चलाते हुए कहा। जी दीदी जी, कहने को तो कह दिया अर्चना ने, लेकिन मन में तो आ ही गया कि जब से वह ब्याह कर इस घर में आई तब से तो रोज यही देख रही है कि सासू माँ सुबह का नाश्ता करके टीवी पकड़कर बैठ जाती हैं और ननद रानी मोबाइल पकड़कर बैठ जाती है, क्योंकि उसकी आजकल कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी और छुट्टियां नहीं होती हैं तब तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ससुर धर्मेंद्र जी और पति राहुल जी भी नाश्ता पानी करके दुकान पर चले जाते और इधर अर्चना बैल के कोल्हू की तरह सुबह से लेकर शाम तक घर के कामों में ही जुटी रहती, क्योंकि काम भी 5 जनों का था। लेकिन जरा भी तरस नहीं आता इन माँ बेटी को अर्चना के ऊपर, और दोनों ही जब देखो तब बैठे बैठे हुक्म चलाया करती। अर्चना उन लोगों की बात भी नहीं काट पाती, क्योंकि माँ बाप ने यही सिखाया था, ससुराल में सबको खुश रखोगी तभी खुश रह पाओगी, वरना सब लोग हमारे ही संस्कारों पर उंगली उठाएंगे। माँ बाप के संस्कारों पर कोई भी उंगली ना उठाए, बस इसलिए वह बलि का बकरा बनती चली जा रही थी। जब से अर्चना ब्याह कर इस घर में आई तब से पूरे घर की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई थी। यहाँ तक कभी कभी तो यह तक हो जाता कि उसको काम के चक्कर में नाश्ता करने का भी मौका नहीं मिल पाता और वह बिना नाश्ता किए ही रह जाती थी। फिर दोपहर का खाना भी सबको खिलाने के बाद खाने का प्रावधान बना रखा था सासू माँ ने, और तब तक उसकी लगभग भूख समाप्त ही हो जाती। इधर 10-12 दिनों से अर्चना बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रही थी। उसको बार बार महसूस होता कि उसको चक्कर से आ रहे हैं और वह खुद को संभाल लेती थी। आखिरकार अचानक एक दिन चक्कर खाकर रसोई में गिरने ही लगी। ये तो कहो उस समय उसका पति राहुल अपनी चाय लेने रसोई में आया हुआ था। क्या हुआ अर्चना? राहुल ने उसको अपने मजबूत हाथों से थाम लिया। कुछ नहीं राहुल, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया। अर्चना ने बहुत ही संभलने की कोशिश की, लेकिन अर्चना राहुल की बाहों में ही अचेत होकर झूल ही गई। राहुल हड़बड़ाकर बोला, ऐसे कैसे तुम्हें चक्कर आ गया? चलो कमरे में आराम से लेटो, और उसे बिस्तर पर लेटा दिया। बहुत ज़्यादा काम करती रहती हो, राहुल ने उसकी बाह पकड़कर कहा। वह होश में आई और तुरंत बोली, अरे राहुल, मैं यहाँ कब आ गई? अभी बहुत सारा काम बाकी है। अगर मम्मी जी को चाय नहीं मिलेगी तो वह अभी गुस्सा करने लगेंगी। अर्चना, पहले तुम आराम से लेटो, चाय अभी बन जाएगी। अभी राहुल यही कह रहा था कि अर्चना फिर से बेहोश ही हो गई। राहुल घबराते हुए माँ कलावती को आवाज़ लगाने लगा और पिता भी घर पर ही थे। माँ से पहले पिता उसके कमरे में पहुँच गए और बोले, क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहे हो? क्योंकि राहुल की आवाज़ की घबराहट से धर्मेंद्र जी भी घबरा गए थे। यह देखिए ना पापा, पता नहीं अर्चना को क्या हुआ, रसोई में चक्कर खाकर बेहोश हो गई, फिर होश में आई, थोड़ी बातें की और अब दोबारा बेहोश हो गई। रुको बेटा, मैं अभी डॉक्टर को फ़ोन लगाता हूँ। इधर राहुल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। अरे क्यों इतना चिल्ला रहे हो? यह सब तो बहू के चोचले होते हैं और कुछ नहीं कि काम ना करना पड़े। अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। कलावती जी अपने स्वभाव के अनुसार चिनचिनाते हुए बोली।
क्योंकि इस समय तो उनको बहुत ज़ोरों से चाय की तलब लग रही थी। उनको सिर्फ चाय से मतलब था, बहू की परेशानी से बिल्कुल भी नहीं। तभी धर्मेंद्र जी गुस्से में बोले, कैसी बातें कर रही हो कलावती, तुम्हारा दिमाग तो सही है या नहीं? बहू बेहोश हो गई है और तुम हो चोचलेबाजी का नाम दे रही हो। कुछ तो शर्म करो, बुढ़ा गई हो, लेकिन पता नहीं तुमको कब अकल आएगी। तभी पड़ोस में ही रहने वाले डॉक्टर साहब आ जाते हैं, जो कि एक तरह से उनके फैमिली डॉक्टर ही थे। डॉक्टर ने अर्चना का चेकअप शुरू कर दिया और बोल रहे थे, यह तो शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर लग रही है और आँखों से ये लग रहा है कि इन्हें एनीमिया भी है। डॉक्टर ने चिंतित स्वर में कहा, लेकिन डॉक्टर साहब, हमारे घर में तो खाने पीने की कोई कमी नहीं है और किसी प्रकार का कोई बंधन भी नहीं। धर्मेंद्र जी भी डॉक्टर की बात सुनकर चिंतित होकर बोले, देखिए धर्मेंद्र जी, बहू की हालत यह बयान कर रही है कि यह समय से बिल्कुल भी नहीं खाती पीती है। मैंने बताया ना कि शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर लग रही है। मैं अभी एक इंजेक्शन दे रहा हूँ और इसको थोड़ी देर आराम से सो लेने दीजिएगा। फिर से शाम को आकर चेकअप करूँगा। इतना कहकर डॉक्टर इंजेक्शन लगाकर चले गए और सब लोग तो कमरे के बाहर आ गए, लेकिन राहुल वही अर्चना के पास कमरे में ही रुक गया। उसका अर्चना का इस तरह बेहोश होने से बहुत ज़्यादा दुखी था। बाहर धर्मेंद्र जी भी कह रहे थे, हे भगवान, क्या हो गया? मेरी तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि बहू की ऐसी हालत कैसे हो गई। आखिर कहाँ कमी रह गई बहू की देखभाल में? वह तो उसको बिल्कुल अपने बच्चों के समान स्नेह देते हैं और वो भी पापा जी कहकर आगे पीछे घूमती रहती है, लेकिन कुछ तो ज़रूर है जिससे वह अनजान है। इधर कलावती जी के ऊपर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ रहा था और उसने फटाफट अपनी चाय बनाई और पीने के लिए बैठ गई। थोड़ी देर बाद राहुल कमरे से बाहर आकर बोला कि पापा, अर्चना को होश आ गया है। धर्मेंद्र जी तुरंत कमरे में पहुँचे। धर्मेंद्र जी को सामने देखकर अर्चना उठकर बैठने लगी। लेटे रहो बेटा, कोई बात नहीं। लेकिन बेटा, एक बात बताओ कि आखिर तुम्हारी ऐसी हालत हुई कैसे? घर में तो किसी भी प्रकार के खाने पीने की कोई कमी तो है नहीं। धर्मेंद्र जी ने अर्चना से बड़े दुलार से पूछा। अरे काहे को आप उसके पीछे पड़े हैं? हो गया होगा अचानक कुछ, अब तो ठीक हो गई है ना? तब तक कलावती पीछे से पहुंच गई थी। तुम चुप रहो। धर्मेंद्र जी कलावती को डांटते हुए बोले, बहू, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या तुम अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखती हो? अर्चना ने डरते हुए कलावती की तरफ देखा। बिल्कुल भी डरो मत बहू, साफ साफ बताओ कि क्या बात है। धर्मेंद्र जी ने अर्चना को मानसिक सहानुभूति देते हुए कहा, पापा जी, कभी कभी काम की इतनी अधिकता हो जाती है कि सुबह का नाश्ता तो छोड़िए, चाय तक पीने का मौका नहीं मिल पाता और फिर दोपहर में भी सबके खाने के बाद ही खाने बैठती हूँ। तब तक भूख भी जैसे खत्म ही हो जाती है और मायके में कभी अकेले बैठकर खाया नहीं, तो इसी वजह से और भी खाना अच्छा नहीं लगता है। अर्चना यह सब कहते हुए रो पड़ी और डर भी रही थी। धर्मेंद्र जी की कलावती को डांटते हुए बोले, और तुम क्या करती रहती हो दिन भर? और तुम्हारी वह लाडली जो अभी तक सो रही है, क्या वह बहू का काम में हाथ नहीं बटा सकती? अब क्या मैं बहू के आने के बाद भी काम करूँगी? और श्रेया क्या काम करेगी? यहाँ पर है तो आराम कर ही ले, ससुराल जाकर तो उसको काम करना ही है। कलावती जी सफाई देते हुए बोली, तो क्या तुम लोगों ने बहू को काम करने की मशीन समझ रखा है? और काम का तो छोड़ भी दो, तुम लोगों से तो यह भी नहीं होता कि बहू के खाने पीने का ही ख्याल रख लो।
कि उसने समय से कुछ खाया पिया भी है या नहीं। अपनी बिटिया के पीछे तो थाली लेकर दिन भर दौड़ती रहती हो। आज से यह सब मुझको बिल्कुल भी सुनने को ना मिले, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। मैंने समधी जी से कितने भरोसे के साथ कहा था कि बहू को अपनी बिटिया बनाकर रखूंगा, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मैं खुद से आंखें नहीं मिला पा रहा हूँ। धर्मेंद्र जी बहुत ही ज़्यादा नाराज लग रहे थे। पापा चिंता मत करिए, आज से अर्चना का ख्याल मैं खुद रखूंगा। गलती मेरी है जो मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। आज से मैं उसको अपने साथ में ही बिठाकर खिलाऊंगा और पिलाऊंगा। मुझको तो अर्चना की हालत देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जीवन साथी बनाकर लाया हूँ तो जिम्मेदारी भी मेरी है। राहुल अभी भी अर्चना के पास ही बैठा हुआ उसका सिर सहला रहा था। अर्चना अपने पति और ससुर का प्यार देखकर बिल्कुल अभिभूत ही हो गई। इधर कलावती जी इतना सुन पश्चाताप करने लगी और बोली, मुझको माफ़ कर दीजिए, अब ऐसी गलती मुझसे बिल्कुल भी नहीं होगी। बहू तुम भी मुझको माफ़ कर दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब हम सभी लोग साथ ही बैठकर खाएंगे। कलावती जी सचमुच शर्मिंदा हो गईं और अर्चना का सिर सहलाते हुए बोली, क्योंकि गलती तो कलावती जी की थी। तब अर्चना बोली, मम्मी जी गलती तो कहीं ना कहीं मेरी भी थी कि मुझको खुद अपना ख्याल रखना चाहिए था। जानबूझकर ऐसी नादानी कर डाली मैंने। अच्छा बहू चुपचाप थोड़ी देर लेटे रहो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि होश में आने के बाद इसको गर्मा गर्म कॉफ़ी पिला देना, आराम मिल जाएगा। कलावती जी फटाफट जाकर कॉफ़ी बना लाई। चलो अंत भला तो सब भला। बहू तुम थोड़े दिन आराम करो और घर के काम पहले की तरह कलावती संभालेगी। धर्मेंद्र जी ने सोफे से उठते हुए कहा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं तुम्हारे पापा जी, थोड़े दिन आराम कर लो, फिर सास बहू दोनों मिलकर घर का काम निपटाएंगे। कलावती जी घर के काम संभालने के लिए उठ खड़ी हुई और अर्चना लेटे लेटे ही सबकी फिक्र अपने प्रति देखकर मुस्कुरा दी।